वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले 2-3 लाइन जो है हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन जो है, शुरुआत स्टार्टिंग जो है अच्छी करते हैं, एंडिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। AS9 जो है हर एंटरप्राइज के लिए जो है कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब सिंपल सी बात है, हर एंटरप्राइज किसके लिए काम करती है? रेवेन्यू के लिए। तो रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो भी है वो पता तो होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो पता तो होना चाहिए। इसलिए AS9 किसके लिए? हर किसी के लिए क्या है? मैंडेटरी है। इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। AS9 अब डील किससे करता है? AS9 डील्स विद द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। वाह, क्या बात बताई। AS9 रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए डील करता है, मतलब उसका नाम ही इन्होंने बोल दिया। आगे देखो, इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज का जो स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, हम रिकॉग्नाइज वहीं पे तो करते हैं रेवेन्यू को, तो वहाँ पे किस तरीके से करते हैं वो सब जो बातें हैं वो कौन बताएगा? AS9। द स्टैंडर्ड इज कंसर्न विद द recognition of revenue arising in the course of ordinary activities of the enterprise। यानी कि ordinary course of business में जितनी भी activities होती है उन सबको कौन बताता है? आपका AS9। तो देखो यहाँ से अपनी शुरुआत हो जाती है बात की, जो हमें मटेरियल से देखनी थी। स्टार्टिंग की 2 लाइन हमने देख ली, शुरुआत अच्छी हो चुकी है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका सेल ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, सामान बेचेंगे एंटरप्राइज में, करेंगे क्या? सामान बेचेंगे, सर्विस देंगे। यहाँ पर सेल किसने लिखा है? कौन है इतना जीनियस जिसने यहाँ पर सेल लिखा है? यहाँ पर क्या आएगा? रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो सेल ऑफ गुड्स, या तो आप गुड्स बेच रहे हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। लास्ट आपका इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। ये सारी भी चीज़ें होती रहती है बिजनेस में। बिजनेस होगा तो ये सारी भी चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं इनकी कुछ कंडीशंस हैं, मतलब ये कब मानेंगे, ये कब मानेंगे, ये कब मानेंगे, मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो कब रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके लिए कौन सी कंडीशंस हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मान लो सेल ऑफ गुड्स है और उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मान लो रेंडरिंग ऑफ सर्विस है और उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये मान लो कि ये इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, डिविडेंड। समझा? अब हमें बस कंडीशन समझनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मान लेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, और अगर नहीं होती है तो भैया साफ मना कर देना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, एक एक करके देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स में सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात ज़रूरी है ओनरशिप ट्रांसफ़र। मतलब मैंने आपको कोई चीज़ बेची, ये पेन बेच दिया, और मैंने बोला ये पेन अभी भी मेरे नाम पर है, तो इसको सेल थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो बाकायदा मुझे क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा आपका। तो ओनरशिप क्या होनी चाहिए? ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब पेन के लिए तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएगा, कोई और चीज़ ले लो, जैसे बिल जो होता है आपका, उसमें आपका नाम लिख दूँगी मैं और आपको भेज दूँगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ मैंने आपके नाम कर दी। मीन्स ओनरशिप क्या हो गई? यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। तो सबसे पहली बात ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन समझ में आई, क्या होना चाहिए? ओनरशिप ट्रांसफ़र, मतलब बिल आपके नाम का होना चाहिए। इस तरीके से बोल सकते हैं, एग्रीमेंट में आपका नाम होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र।
ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के साथ साथ उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वो भी सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसफर्ड हो जाने चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड इस तरीके से देखो, जैसे अपन एसी लगवाते हैं, ठीक है, तो वो जब आता है तो 1-2 दिन में उसका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होता है। उसी दिन होगा तो पूरा दिन चला जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कंपनी से बंदा आता है और वो पहले हम ले आते हैं एसी, उसके बाद कंपनी का बंदा आता है, फिर वो मतलब पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद जो है चलता है ना। अब एक बात बताओ, मैं एसी लेकर आई खरीद कर और रख दिया घर पर, उनका भी बंदा आज आया नहीं कंपनी का, वो कल आएगा, ठीक है, तो ये बताओ क्या वो आज ही सेल रिकॉग्नाइज हो जाए? नहीं ना, आज रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल वो कंपनी वाला बंदा जो है वो इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद अगर वो एसी चला ही नहीं तो क्या मैं बोलूँगी, क्या मैं उसका पेमेंट करूँगी? नहीं पेमेंट करूँगी ना। तो जो उसके रिस्क है, वो रिस्क क्या हुआ, वो चला ही नहीं, वो मैं अपने नाम पर नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि वो चला ही नहीं। तो जो उसके साथ पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह उसका हो गया, वो लग गया है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तब मैं मानूँगी कि हाँ भाई मैंने ख़रीद लिया, ठीक है। तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वो भी क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसफ़र। तो तब ट्रांसफ़र हो गए, इंस्टॉलेशन वगैरह पूरा हो गया। अब आपकी आती है थर्ड कंडीशन। उम्मीद है दोनों कंडीशन आपको समझ में आई हो। पहले क्या, बिल आपका होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जितने भी उसके रिस्क और रिवॉर्ड्स वो भी सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। ओनरशिप के बाद जो भी रिस्क आएंगे, जो भी ट्रांसफर्स आएंगे, रिवॉर्ड्स होंगे, वो आपके होंगे, तब मानी जाएगी वो सेल। और तीसरी कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, या फिर बोल सकते हैं रिसीट ऑफ रेवेन्यू। ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, सारे के सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफ़र कर दिए। सबसे मेन कंडीशन देखो क्या है, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, या फिर बोल सकते हैं रिसीट ऑफ रेवेन्यू, यानी आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ सर्टेनिटी होनी चाहिए, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ पर सर्टेनिटी होनी चाहिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नो अनसर्टेनिटी का मतलब नहीं है कि सर्टेनिटी होनी चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो आओ देखते हैं। तो अनसर्टेनिटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, आप शायद इससे रिलेट कर पाओ। अगर आपकी शॉप होगी तो आप ज़रूर इससे रिलेट कर पाओगे। सपोज़ करो ये आपकी शॉप है और एक बिन बुलाया रिलेटिव आपके हमेशा घर आता है। आपके घर तो वो बस ऐसे ही आता है, मेन उसका काम होता है कि आपके शॉप से जो है वो सामान लेके जा सके, ठीक है। अब जिस तरीके से वो कहता है कि पैसे मैं दे दूँगा, ठीक है, वहाँ जाके भिजवा दूँगा, तो उससे साफ पता चलता है कि भाई ये पैसे नहीं देगा। और ऐसा एक बार नहीं, हर बार हुआ है, जब भी ये आपके घर आता है पैसे नहीं दे के जाता, जब भी घर आता है पैसे नहीं दे के जाता। अब ये बताओ, आज वो फिर आया और पैसे नहीं दे के जाएगा, ये आपको पता है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ये पहले भी ऐसा कर चुका है, आपके यहाँ से सामान लेके जा चुका है, लेकिन पैसे देने का नाम नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या मैं ये सेल्स रिकॉग्नाइज करूँ, क्या मैं ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ या नहीं? क्या यहाँ पर अनसर्टेनिटी है? तो हाँ भाई हाँ, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि ये पैसा नहीं देगा, इसलिए हमें यहाँ पर सेल रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल रिकॉग्नाइज करने की जो थर्ड कंडीशन है वो बोलती है देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनसर्टेनिटी है और शायद आएगी भी रहेगी। इस तरीके से अगर रिलेटिव एग्जिस्ट होंगे तो ऐसी अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट होगी। अब यही केस एग्ज़ाम में अगर आया तो किस तरीके से आएगा वो देखो।
एग्ज़ाम में आएगा, देखो थोड़ा सा अलग तरीके से, लेकिन आपको रिलेट करना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आएगा, देखो ये एक बंदा है और ये अपन इसे सामान प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं इससे कि भाई सामान ले जा रहा है, ठीक है, लेकिन 30 डेज़ के अंदर, यानी कि 30 डेज़ इससे क्रेडिट पीरियड देते हैं कि 30 डेज़ के अंदर आप लोग जो है पैसे दे जाना। अगर आपने 30 डेज़ के अंदर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लेंगे, तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे @ 10%, 20%, जो भी है इंटरेस्ट अपन लगा देंगे। बड़ा खुश है ये बोल रहा है तुम लगा दोगे, मैं तो नहीं लगने दूंगा। मतलब एक बार क्या हुआ, ये 30 डेज़ के अंदर सामान नहीं पैसे दिए इसने, और इंटरेस्ट भी जो है वो नहीं दी। अगेन इसने सामान लिया, अगेन इसने सपोज करो 35 डेज़ के अंदर पैसे दिए, और फिर भी इसने 5 दिन की इंटरेस्ट नहीं दी। फिर अगेन इसने सामान लेके गया, 45 डेज़ तक इसने पैसे नहीं दिए, 45 डेज़ के बाद इसने पैसे दिए और इसने फिर से जो है इंटरेस्ट नहीं दी। अब मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम फिर से सेल हुई और इसने जो है इंटरेस्ट अपन को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना, नहीं रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। ये पहले भी कभी इंटरेस्ट का पैसा इसने नहीं दिया, तो साफ साफ पता चल रहा है ये आगे भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं देगा। तो क्या इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो वायलेट होती है। तो आपको इस तरीके से लिख के आना है। कैसे केस आएगा एग्ज़ाम में, कि कोई बंदा है वो कंपनी से सामान लेके जा रहा है और इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, और 2 बार पहले ले के जा चुका है सामान, अभी तक इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तो ये बताओ, अब उसने सामान लिया है तो अब क्या उसकी इंटरेस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए या नहीं। तो आप साफ साफ बोल देना यहाँ पर थर्ड कंडीशन वायलेट हो रही है, यहाँ पर वो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी है। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो ये वाला पॉइंट, तो मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तीनों की तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो कैश रिसीव हो चुका है या फिर रिसीवेबल यानी कि रिसीव हो चुका है या रिसीव होना है, दोनों को आप क्या मान सकते हो, इनकम। देखो अगर कैश रिसीव हो गया है और अब तक आपने सामान नहीं दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, तो सिंपल सी बात है वो एडवांस तरीके से उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, P&L में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो चाहे जो पैसा आपको मिल चुका है या वो पैसा आपको मिलने वाला है, दोनों ही पैसे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तब कौन सी कंडीशन, सबसे पहले ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, दूसरी उसके सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफ़र होने चाहिए, और थर्ड कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसने ऐसा नहीं हो पहले कभी पैसा दिया ही ना हो और अब भी, तो सिंपल सी बात है अब भी वो पैसा नहीं देगा। ये अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यानी कि जब हमने सर्विस दी है तब हमें कब मानना है। सर्विस के लिए सिंपल है, यहाँ पे कोई गुड्स वगैरह तो देने ही नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करनी है, सर्विस इज़ परफॉर्म। अगर हमने काम पूरा कर दिया तो सिंपल सी बात है वो पैसा किसका हो जाएगा, हमारा, यानी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं हो। या अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट तीनों में सेम है। तो अपन ने क्या कर दी, सर्विस परफॉर्म कर दी, और दूसरी चीज़ जो पैसा हमें मिलने वाला है उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने सर्विस रेंडर करी है उसको उसका जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इन सर्विस में 2 तरीके के आ सकते हैं, कैसे, एक आता है आपका जब जो सर्विस का अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसमें या तो एक ही सर्विस है, कितनी है, या तो एक है या एक से ज़्यादा है, मोर देन वन।
अगर एक सर्विस है और आपने एक सर्विस परफॉर्म कर दी है, अगर आपने एक सर्विस जो है परफॉर्म कर दी है, तो सिंपली बात आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है PTO, प्लीज टर्नओवर। चलो पीछे देखते हैं क्या लिखा है। रिकॉग्नाइज कंप्लीट रेवेन्यू इफ एक्ट इज परफॉर्म। अगर उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ही सर्विस है और वो सर्विस आपने क्या कर दी, परफॉर्म कर दी है, तो आप उसका रेवेन्यू, कंप्लीट रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कंप्लीट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब दूसरे में क्या है, अगर उसमें एक से ज़्यादा सर्विस है, उस पर एक से ज़्यादा सर्विस है, तो जितनी आपने सर्विस पूरी कर दी है सिर्फ और सिर्फ उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करना है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, रिकॉग्नाइज इन प्रोपोर्शन टू सर्विस कंप्लीटेड इन ईयर। ठीक है, तो जितनी आपने, जैसे 5 सर्विस में से आपने 2 सर्विस जो है वो कंप्लीट कर दी है, तो उस रेवेन्यू का आप 2/5, 2/5 जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितनी सर्विस आपने कंप्लीट कर दी है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सर्विस को क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज, उन्हीं सर्विस का जो रेवेन्यू है उनको रिकॉग्नाइज करना है। किस बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो जैसे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 सर्विस रिकॉग्नाइज करी है इस साल में, तो आप उसे 2/5 ही कर देना। और ये अपन नॉर्मली करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह की सर्विस लेते हैं तो करते हैं ना 8 महीने 4 महीने, मतलब इस साल में अगर वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने हैं तो हम क्या करते हैं, 8 महीने का 8/12 ही तो करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने किया है, 8/12 का इस साल में डालेंगे और 4/12 यानी कि बाकी के 4 महीने का नेक्स्ट ईयर में डालेंगे, है ना, करते हो ना ऐसा। वेरी गुड। अब लास्ट आता है आपका तीसरा आपका आता है रिलेटेड टू इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट में सिंपल प्रोपोर्शनेट टू टाइम एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये अपन बहुत बार करते हैं डिवेंचर्स वगैरह में, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शन में बांट देते हैं, उसी तरीके से ही है। और दूसरी चीज़ सब में लगानी है आपको, सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, उसमें जो रिसीव होना है अमाउंट उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे अपन इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज, उसके प्रोपोर्शनेट टाइम में और उसका जो इंटरेस्ट रेट है एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, दोनों को देख के जो आप डिवेंचर्स में करते हो, सिंपल है, वही है ये। रेंट में भी वही होगा अपना टाइम बेसिस पर। रॉयल्टी का क्या होगा, सबसे पहले रॉयल्टी का जिसको मतलब नहीं पता हो तो सिंपल सी बात है, रेंट जो होता है वो आपको टेंजेबल एसेट्स को यूज़ करने में मिलता है। जैसे आप जिस हॉस्टल वगैरह कहीं रूम पर रह रहे हो तो वो रूम क्या आपका एक टेंजेबल एसेट है, वहाँ पर आप क्या देते हो, रेंट देते हो। लेकिन अगर आप किसी की इंटेंजिबल एसेट को यूज़ कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब हम रॉयल्टी देते हैं तो एक हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, उस एग्रीमेंट के ही अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, रॉयल्टी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑन एन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पर करेंगे तो सिंपल है, इन अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, विद द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारे बीच में एग्रीमेंट बना है उसके अकॉर्डिंग में ही क्या करेंगे, रॉयल्टी को रिकॉग्नाइज करेंगे। और किस बेसिस पर करते हैं, सिंपल सी बात, अक्रूवल बेसिस पर। और यहाँ भी सेकंड पॉइंट क्या है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। ये पॉइंट तो आपको तीनों में ही लगा के आना है, हर किसी में, कि वहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड में तो भैया सिंपल सी बात है, इसके लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि डिविडेंड बहुत सिंपल है। डिविडेंड में क्या है, अगर आप राइट है आपके पास डिविडेंड का तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो, वरना ना करो। तो सिंपल सी बात हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल। 3 थे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या, गुड्स बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, या फिर ये आपकी बाकी की चीज़ें जैसे कि इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, डिविडेंड। इंटरेस्ट मेनली डिवेंचर्स वगैरह पे, लोन वगैरह पे देते हैं, रेंट टेंजेबल एसेट्स के लिए, रॉयल्टी इंटेंजेबल एसेट्स के लिए, और डिविडेंड पे अपना होना चाहिए राइट। सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉग्नाइज करोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन है, और तीनों की तीनों अगर सेटिस्फाई होती है तभी आपको सेल ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज करनी है। कौन कौन सी, आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र कर दी, मेरे साथ साथ बोलो, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी,
रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए और कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है जो कैश रिसीव हो गया है या फिर रिसीवल होना बाकी है। ठीक है। सर्विसेज परफॉर्म, सबसे पहली बात, अगर तुम सर्विस दे रहे हो तो तुमने अगर सर्विस दे दी है और पैसा मिलने में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर देते हो। सर्विस में भी दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है कंप्लीट सर्विस मेथड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस आती है, तो आपने वो एक सर्विस पूरी कर दी, आपने वो एक सर्विस परफॉर्म कर दी तो पूरा का पूरा रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर दो। और अगर वो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा सर्विस है, तो सिर्फ और सिर्फ उतनी सर्विस का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जितनी आपने एक साल में जो है कंप्लीट करी है, क्योंकि एक साल का P&L बनेगा तो सिर्फ उसमें उतनी ही सर्विस रिकॉग्नाइज करो जितनी आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, समझा। नेक्स्ट वाला सिंपल था। इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, टाइम बेसिस पर करना है, रेंट को टाइम बेसिस पर करना है, रॉयल्टी को जो भी अक्रूवल बेसिस पर करना है, साथ के साथ इन अकॉर्डेंस विद दी टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट एग्रीमेंट, जो भी हमारा एग्रीमेंट बना है हमारे बीच में उसके अकॉर्डिंग में करना है। ठीक है, तो पूरी मैंने आपको जो है शॉर्ट में बता भी दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था अनसर्टेनिटी के बारे में थोड़ा सा और हमें डिटेल में पढ़ना होगा, वो क्या है। बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ आप करते भी हो, 11th स्टैंडर्ड से करते हुए आए हो, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा पढ़ना है। तो आओ पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी ऑन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जब हम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी का इफेक्ट क्या होता है। देखो, इससे पहले मैंने आपसे क्या बात बोली थी यहाँ पर कि कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब बात आती है, अगर अनसर्टेनिटी हो तब हम क्या करें। दिक्कत तो यही है ना, अनसर्टेनिटी हो तब हम क्या करें। तो सिंपल सी बात, अनसर्टेनिटी आपकी थर्ड कंडीशन है, सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है क्या, रेवेन्यू। देखो साफ साफ लिखा है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो और वहाँ पर अनसर्टेनिटी है तो पोस्टपोन द रिकॉग्निशन अभी के लिए पोस्टपोन कर दो, अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करो। कब तक रिकॉग्नाइज नहीं करो, जब तक वहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं आ जाती। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोला था, ये हमारा रिलेटिव बार बार आ रहा था, सामान लेके जा रहा था और पैसे नहीं दे रहा था, तो ऐसा बहुत बार हो चुका था। तो यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे सेल रेवेन्यू जो भी है रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ये कभी इंटरेस्ट देता नहीं था, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या कर देना चाहिए, पोस्टपोन द रिकॉग्निशन। हमें रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक कोई भी सर्टेनिटी नहीं आती है तब तक। ठीक है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी सब्सिक्वेंट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी तब तो नहीं थी जब हमने रिकॉग्नाइज कर रहे थे, लेकिन सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में हो गई, यानी कि हमने रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, हमने रेवेन्यू को यहाँ पर तो रिकॉग्नाइज किया ही नहीं था, तो उन्होंने बोला यहाँ पर अनसर्टेनिटी आप करो ही मत। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया, हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंट क्या हुआ, अब अनसर्टेनिटी आ गई, अब क्या करें, हमने तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया, अब क्या करें। तो ये बोल रहे हैं, इट मीन्स रेवेन्यू इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, हमने P&L में क्या कर दिया, रेवेन्यू को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या करें। तो अब आप क्या करो, मेक प्रोविज़न, आप क्या कर दो, प्रोविज़न बना दो। आपको रेवेन्यू को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है ना उसको मत हटाओ, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, प्रोविज़न बना दो। रेवेन्यू को आपने कहाँ रिकॉग्नाइज किया हुआ, क्रेडिट में, अब डेबिट में क्या कर दो, प्रोविज़न बना दो। जैसे कि होता है हमें डाउट आ जाता है, पहले तो डेटर अच्छा लग रहा था हमें, हमने उसको सामान दे दिया, तब तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, करते हैं ना अपन बाई सेल्स, उसमें लिख देते हैं क्रेडिट साइड में P&L के, वहाँ पे तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला इस पर कुछ डाउट हो रहा है अपन को, तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बना देते हैं। तो उम्मीद है पूरा का पूरा जो AS9 है सिंपल था, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इससे पहले वाले पेज की तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, इसका और जल्दी से शॉर्ट बताती हूँ।
फिर हमारा जो है AS9 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे इसके क्वेश्चंस पर, ठीक है। अनसर्टेनिटी, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी का क्या था? अगर मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और वहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई, यानी कि मैंने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया और अनसर्टेनिटी आ गई, तो सिंपल सी बात है, आप अभी रिकॉग्नाइज मत करो, पोस्टपोन कर दो, अभी रिकॉग्नाइज मत करो। दूसरा क्या है? रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके बाद जाके सब्सिक्वेंट, उसके बाद जाके अनसर्टेनिटी आई, तो क्या करो? रेवेन्यू को जो रिकॉग्नाइज किया उसको रिवर्स मत करो, आप सिंपल सा डेबिट में जाके प्रोविज़न बना दो, इतना कर दो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको AS9 बड़ा मज़ा आया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा AS है। अब अपन चलते हैं RTP के क्वेश्चंस पर, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन टेस्ट पेपर करना ज़रूरी है। तो लेटेस्ट RTP करेंगे अपनी, हर AS की तरह। हर AS में मैंने 2 RTP कराई है, लेटेस्ट मई 2020 की RTP और आपकी नवंबर 19 की RTP। मई 2020 की RTP जो है आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, तो देखो उसे ढंग से क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, गुड्स ऑफ ₹60,000 वर सोल्ड, बेचे हैं कब? 20 मार्च 2019 को, ठीक है, वहाँ पर अपन ने सोल्ड कर दिए। बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज वर डिलीवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2019। क्या बोल रहे हैं? पहला केस क्या है? बेचे तो कब है? 20 मार्च को, लेकिन डिलीवर कब हुए? 10 अप्रैल को, क्योंकि बायर ने बोला अभी डिलीवर मत करो, उनको कोई दिक्कत होगी, उन्होंने मना कर दिया। तो अब हम कब कर रहे हैं? 10 अप्रैल को, ठीक है। अब ये बताओ, आपने लॉ में CPT या फाउंडेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, है ना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या था? कब मानी जाती थी ओनरशिप ट्रांसफर? कब मानी जाती थी सेल? 2 चीज़ों में। एक, जो गुड्स है हमारे वो डिलीवरी स्टेट में है, गुड्स आर इन डिलीवरी स्टेट। दूसरा कि हमने इन्फॉर्म कर दिया किसको? बायर को। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई हैं, बायर को पता है और जो गुड्स है वो डिलीवरी स्टेट में है, यानी गुड्स जो है वहाँ पर अपन सेल मान सकते हैं, डिलीवरी डजंट मैटर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है 20 मार्च 2019 को ही हम क्या मान सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेल्स को। तो ये सेल अंबानी कब की मानी जाएगी? आपकी मानी जाएगी 18-19 की, ठीक है, यानी कि 31 मार्च 19 की। तो उम्मीद है पहला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 15 जनवरी 2019 गुड्स बेचे कितने के? 1,50,000 व सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट क्या होता है आपने पढ़ा है पहले? ये सारी बातें आपकी पुरानी है जो आपने फाउंडेशन या CPT में पढ़े होंगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, अब नेक्स्ट आया आपका कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होता है? जैसे सपोज करो आप किसी और शहर में और मैं किसी और शहर में, हो सकता है सेम शहर में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया है, आपकी शॉप पर अपना सामान रख दिया है बेचने के लिए, यानी कि मैंने सामान दिया है आपको बेचने के लिए, उसको बोलते हैं। तो मैं हो गई आप कंसाइनर और आप हो गए कंसाइनी, यानी कि एक तरीके के एजेंट, मेरे बिहाफ पे मेरे गुड्स आप बेच रहे हो, ठीक है, तो एजेंट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 15 जनवरी 2019 को क्या हुआ? गुड्स ऑफ 1,50,000 वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, यानी कि मैंने आपको गुड्स कितने दिए? 1,50,000 के, ऑफ विच, उसमें से क्या हुआ? 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइन, यानी कि 1,50,000 का 20%। कैलकुलेट करना ज़रा कितना आता है? 15 to the 30, यानी कि 30,000। तो आपने 1,20,000, 1,50,000 में से 30,000 गए तो कितने बचे? 1,20,000। आपने 1,20,000 गुड्स तो बेच दिए, आप कौन? कंसाइनी। आपने 1,20,000 तो गुड्स बेच दिए, लेकिन 30,000 गुड्स आपके पास अभी तक अनसोल्ड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में सोल्ड नहीं है। तो ये बताओ मैं क्या करूँ? मैं कौन? कंसाइनर। मैं सेल कितने की मानूँ? क्या मैंने आपको जो 1,50,000 सेल कर दिए वो पूरे मान लूँ? गलत है ना, क्योंकि मेरे ही तो गुड्स आपके पास पड़े हैं, जब तक वो थर्ड पार्टी तक, यानी कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो मैं कैसे मान लूँगी कि गुड्स बिके हैं? आप तो सिर्फ क्या हो? एक तरीके के एजेंट हो, मेरे ब्याह पे गुड्स बेच रहे हो बस। तो अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो कंसाइनमेंट में कब माना जाता है कि सेल हुई है?
तब माना जाता है जब जो गुड्स है वो थर्ड पार्टी के पास जाए। ठीक है, मैं कंसाइनर, मैंने गुड्स आपको दिए कंसाइनी को, मैं कंसाइनर, मैंने गुड्स आपको दिए कंसाइनी को, लेकिन जब तक वो थर्ड पार्टी तक नहीं बिकेंगे तब तक मैं यानी कंसाइनर उसको सेल नहीं मान। तो देखो इस केस में कितने सेल हुए हैं थर्ड पार्टी को, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 का 80%। क्यों? क्योंकि 20% तो अभी भी अनसोल्ड है, सिर्फ और सिर्फ कितना सोल्ड हुआ है? 80%। तो 1,50,000 का अगर आप 80% कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा आपका 1,20,000, यानी कि 1,20,000 जो है वो हम सेल रिकॉग्नाइज करेंगे कंसाइनर की बुक्स में। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3।